स्वागत है आप सभी का जीओवी चैनल में। आज का विषय है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनुकूलतम क्या तात्पर्य क्या है। अनुकूलतम के लिए दूसरा शब्द है आदर्श। आदर्श किसी जनसंख्या के संदर्भ में क्या स्थिति हो सकती है। किसी जनसंख्या के संदर्भ में भौगोलिक संदर्भों के साथ साथ आदर्श स्थिति वह स्थिति होती है जहां जनसंख्या को उत्तम भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, संचार, परिवहन और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार की व्यवस्था अनुकूलतम या आदर्श व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार की स्थिति दुनिया के प्राय कुछ देशों में ही संभावित प्रतीत होती है, या यूँ कह लिया जाए कि दुनिया के किसी भी देश में अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या की स्थिति मौजूद होगी, यह निश्चित रूप से कह पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। एक भौगोलिक धारणा जिसे आप देखेंगे। इस धारणा के प्रतिपादक को पहले देखें। प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक एडविन केनन माने जाते हैं, जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो प्रति व्यक्ति की अधिकतम आय को संभव बनाती है। यह धारणा जनसंख्या और संसाधन के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, जिसे आगे आप विस्तार से देखेंगे। पहले आप समझें कि अनुकूलतम जनसंख्या का मूल मंतव्य क्या है। इसकी अवधारणा को देखिए। किसी क्षेत्र की ऐसी जनसंख्या जो अधिकतम आर्थिक उत्पादकता को संभव बनाती है, वह विशिष्ट जनसंख्या होती है। यह विशिष्ट जनसंख्या सीमित होती है जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय को संभव बनाती है। इसे ही अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। आदर्श जनसंख्या, आदर्श या अनुकूलतम, अर्थात ऐसी विशिष्ट जनसंख्या जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय को संभव बनाती है। आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। कुछ परिभाषाओं को देखा जाए, जैसे पहली परिभाषा है बोल्डिंग। बोल्डिंग महोदय ने अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या को परिभाषित करते हुए बताया कि वह जनसंख्या जिसमें जीवन स्तर उच्च हो, वह जनसंख्या जिसमें जीवन स्तर उच्च पाया जाए, अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या हो गई। अर्थात बोल्डिंग साहब के अनुसार या बोल्डिंग महोदय के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जिसमें जीवन जीने के लिए उच्चतम
दशाएं पाई जाती हैं उसे अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या कहेंगे। इसी प्रकार एक दूसरी परिभाषा को देखिए। दूसरी परिभाषा वोल्फ की है। इसी प्रकार वोल्फ ने भी अपनी धारणा को स्पष्ट किया है। वोल्फ इनके अनुसार अधिकतम उत्पादकता को संभव बनाने वाली जनसंख्या, अधिकतम उत्पादकता को संभव बनाने वाली जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या होती है। मतलब जनसंख्या का वह समूह जो अधिक से अधिक उत्पादकता को संभव बनाए, वोल्फ के अनुसार वह अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या होती है। अब इस धारणा के कुछ आधारों को देखिए। किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन के कुछ आधार होते हैं, जिसमें इसके भी दो आधार बताए गए हैं। पहला आधार है देश की जनसंख्या बढ़ने पर भी कार्यकारी जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है। देश की जनसंख्या बढ़ने पर भी कार्यकारी जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है। इसे पहले समझें। माना कि यह कोई देश है, यहाँ की कुल जनसंख्या 500 है और इस 500 में से दक्ष जनसंख्या जो है वो 150 है या कार्यकारी जनसंख्या 150 है। भविष्य में यदि यहाँ की जनसंख्या बढ़कर के 700 हो जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि इसी के बढ़ने के साथ ये जनसंख्या भी बढ़ जाए। तो यहाँ इसके आधार में यही बताने का प्रयास किया गया है कि जनसंख्या बढ़ने पर भी कार्यकारी जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है, अर्थात उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता है। और अगर बदलाव होता है तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद आंशिक बदलाव होता है। तो इस प्रकार से यह इसका पहला आधार हो गया। अब इसके बाद इसके दूसरे आधार को देखिए। दूसरे आधार में यह बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन सीमित रहते हैं। प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधन सीमित रहते हैं। अर्थात जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह कतई संभव नहीं है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों में वृद्धि हो। जहाँ जितने प्राकृतिक संसाधन हो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उत्तरोत्तर घटते जाते हैं, उसी प्रकार से सांस्कृतिक संसाधन भी सीमित होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के यहाँ पर दो आधार बताए गए हैं, जो प्रायः लिखित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आइए आगे देखते हैं। केनन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या की धारणा को दिए गए आरेख से स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ देखें, एक डायग्राम के जरिए एडविन केनन साहब ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। दो तरह के कर्व हैं। क्षैतिज कर्व पर जनसंख्या के आकार को दिखाया गया है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर औसत उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया है। इस कर्व के माध्यम से जनसंख्या की स्थिति को दिखाया गया है, साथ ही साथ परिणाम को भी दिखाया गया है। और इस कर्व के माध्यम से संसाधनों को दिखाया गया है।
अर्थात किसी भी देश में माना कि इतना संसाधन मौजूद है और जनसंख्या की स्थिति इस प्रकार है, तो इतने संसाधनों की मौजूदगी के होने पर जो उत्पादन होगा वह उत्पादन सकारात्मक रिजल्ट देगा, सकारात्मक परिणाम। अर्थात संसाधनों की उपलब्धता तक जब तक जनसंख्या कम रहेगी तब तक परिणाम सकारात्मक अर्थात प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति अधिकतम बनी रहेगी। किंतु जैसे ही इस ओ पॉइंट को जनसंख्या क्रॉस करेगी अर्थात जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, जनसंख्या ओवर की कंडीशन में होगी, जनसंख्या विस्फोट की कंडीशन में होगी, जनसंख्या विस्फोट की कंडीशन में होगी, तो प्राप्त परिणाम जो है वो डिमिनिशिंग होंगे, ह्रासपूर्ण होंगे या ह्रासात्मक होंगे, निगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे। फलस्वरूप ऐसी स्थिति में किसी देश के लिए घातक स्थिति उत्पन्न होगी। घातक स्थिति किस रूप में? बेरोजगारी, गृह युद्ध, महंगाई, सामानों की क्राइसिस, आदि जैसी दशाएं देखने को मिलेंगी। फलतः समाज और राष्ट्र धीरे धीरे पतन की तरफ या धीरे धीरे असंतोष की तरफ बढ़ने लगेंगे, जिससे आने वाले दिनों में भविष्य के लिए राष्ट्र हेतु एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो जाएगा। और एक प्रकार से यह देखा जाए तो कहीं न कहीं जनसंख्या और संसाधन दोनों ही अस्थिर अवस्था में होते हैं। न तो संसाधन कहीं पर स्थिर होता है और न ही जनसंख्या कहीं पर स्थिर होती है। इस प्रकार संसाधनों का लगातार दुरुपयोग या उपयोग बढ़ता जाता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब संसाधन समाप्त प्राय हो जाते हैं या संसाधन क्षीण प्राय हो जाते हैं और उन संसाधनों की जरूरतें मनुष्यों के अंदर या मानव समूह के अंदर बनी रहती हैं। फलस्वरूप उन संसाधनों को पाने के लिए समाज में एक प्रकार की होड़ सी या एक प्रकार की बेचैनी सी देखने को प्रतीत होती है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक स्थिति का संकेतक है। अब इसके बाद आगे देखा जाए इसके महत्व को देखा जाए कि क्या इसका कोई महत्व है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसको देखें। पहला है, यह सिद्धांत जनसंख्या नियंत्रण पर बल देता है। जनसंख्या नियंत्रण पर बल, अर्थात इस सिद्धांत के माध्यम से संसाधनों की तुलना में जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात कही गई है। अर्थात जनसंख्या यदि स्थिर होगी तो निश्चित रूप से संसाधनों का सही ढंग से समुचित उपयोग हो सकेगा और भविष्य के लिए उन संसाधनों का आने वाली जनसंख्या के लिए भी बचाकर या संरक्षित रख करके उनका उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद दूसरा है प्रति व्यक्ति आय पर बल। प्रति व्यक्ति आय पर बल, इस धारणा में प्रति व्यक्ति आय को मैक्सिमाइज करने या प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम बनाने पर बल दिया गया है, जो कि एक विशिष्ट जनसंख्या के समूह के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा है आर्थिक वृद्धि पर बल। आर्थिक वृद्धि पर बल, इस धारणा के अनुसार समाज में जितनी ही आर्थिक उन्नति होगी, जितना ही आर्थिक उत्पादन होगा, जितना ही आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, उतना ही समाज शक्तिशाली और मजबूत बनेगा। इसके बाद चौथा है मानव उत्पादनकर्ता के रूप में। मानव उत्पादनकर्ता के रूप में, इस धारणा में मनुष्य को उत्पादन और आय दोनों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है, जो ये दोनों क्रियाएं मानव के द्वारा संपादित होती हैं, अर्थात मानव की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद
आगे देखा जाए कि धारणा की इन तथ्यों के आधार पर या कुछ तथ्यों के आधार पर आलोचना भी की गई। आलोचना क्यों की गई, इस आलोचना के बिंदु को देखें या आलोचना के कारणों को देखें। आलोचना के प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं। पहला है, किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या और संसाधन स्थिर नहीं होते हैं। अर्थात न तो जनसंख्या रुकने वाली और नहीं तो संसाधनों में स्थिरता देखने को पाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत एक काल्पनिक सा प्रतीत होता है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में जनसंख्या का सही आकलन या एग्जैक्ट आकलन करना और धरती के अंदर मौजूद संसाधनों की उपलब्धता का सही आकलन कर पाना असंभव सा है। इसके बाद दूसरा है, अनुकूलतम जनसंख्या का सही आकलन संभव नहीं है। सही आकलन संभव नहीं। सही आकलन संभव नहीं है क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आविष्कृत नहीं की गई है जिसके जरिए यह पता लगाया जा सके कि भविष्य के लिए कौन सा संसाधन कितना बचा हुआ है। इसलिए यह पॉइंट इसकी आलोचना का एक दूसरा आधार बताया गया। इसके बाद तीसरा है, वास्तविक जगत में यह धारणा काल्पनिक प्रतीत होती है। काल्पनिक अवधारणा। काल्पनिक अवधारणा क्यों इसे कहा गया? काल्पनिक अवधारणा इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यह धारणा व्यवहारिक जगत में या वर्तमान जगत में कहीं पर वास्तव में या प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसको काल्पनिक धारणा कहा गया। इसके बाद है, यह सिद्धांत केवल आर्थिक पक्षों पर बल देता है। आर्थिक पक्षों पर बल। आर्थिक पक्षों पर बल दिए जाने के कारण इसे एकांगी माना गया, क्योंकि किसी भी समाज के विकास में केवल आर्थिक पक्षों की ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, बल्कि अनेक प्रकार के भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक आदि पक्षों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसकी आलोचना इस आधार पर भी की गई। इसके बाद अगला है, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय से समाज की प्रगति का आकलन नहीं किया जा सकता। प्रति व्यक्ति आय मात्र से समाज के विकास का सही आकलन नहीं किया जा सकता। क्योंकि सामाजिक विकास के तमाम पक्ष होते हैं, अनेक पक्ष होते हैं। सांस्कृतिक कार्यों के द्वारा, आर्थिक विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समाज का विकास होता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को ही इसमें सामाजिक विकास के लिए या समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानना यह सही नहीं है। और दूसरा इसका पक्ष यह है कि केवल प्रति व्यक्ति आय के बढ़ जाने से ही समाज का विकास संभव नहीं है। दूसरे इसकी निगेटिविटी ये देखी जा सकती है कि जो लोग अमीर हैं वो निरंतर अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं वो निरंतर गरीब ही बने हुए हैं। अर्थात इसके माध्यम से एक तरीके से पूंजी और अर्थ की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति देखने को मिलती है। इसलिए इसकी आलोचना इन आधारों पर की गई। तो अनुकूलतम जनसंख्या का यह सार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर के अनुकूलतम जनसंख्या में एक आदर्श सामाजिक परिस्थिति की कल्पना की गई, और यह कल्पना केवल कल्पना मात्र ही है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा देखा जाना पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है।
कि सभी लोग भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, संचार, सड़क आदि के मामले में पूरी तरह से संतुष्ट हों या वहाँ की सरकारें अपनी जनता को पूरी तरह से संतुष्ट रखती हों, यह एक काल्पनिक धारणा या कल्पना मात्र ही प्रतीत होता है। अर्थात व्यवहारिक जगत में ये सिद्धांत पूर्णतः फलीभूत प्रतीत नहीं होता है। धन्यवाद। शेष अगले प्रकरण में देखा जाएगा।